अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जिंदगी के बारे में आपको बताने वाले हैं। नाज़िर सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 में तो आप हुकूमत के हमेशा खिलाफ ही रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिस्ट्री पे जिशान चौधरी के साथ मैं हूं जिशान चौधरी और आप देख रहे हैं 28 न्यूज़। नाज़रीन, रेवोल्यूशन जिसको हम उर्दू में इनकलाब कहते हैं, ये एक ऐसा अमल है जो किसी भी माशरे के रहन सहन को अकॉर्डिंग टू रेवोल्यूशन तब्दील कर देता है। बीइंग अ मुस्लिम हम यकीन करते हैं कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा इस्लामी इंकलाब आज से 1441 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। तो क्या वो कोई आम शख्स थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेवोल्यूशन को हमेशा आला खसूसियात के लोग ही लेकर आते हैं। 1970 की दिहाई से लेकर 2000 तक दो बड़े इस्लामिक रेवोल्यूशन आए। एक इमाम खुमैनी की क़यादत में ईरान में आया और दूसरा मुल्ला उमर की क़यादत में अफगानिस्तान में आया। और आज हम इस वीडियो में इमाम खुमैनी की ज़िंदगी के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मुल्ला उमर की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, इमाम खुमैनी 24 सितंबर 1902 में ईरान के शहर खुमैन में पैदा हुए। आपका पूरा नाम सैयदी रूहुल्लाह मुसैबी खुमैनी है और हुर्फ़े आम में आपको आयतुल्लाह खुमैनी के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, 6 साल की उम्र में आपने कुरान पाक की तालीम हासिल करना शुरू कर दी और इसके साथ साथ दूसरे मज़ामीन पर भी पढ़ाने पर आपको जोर दिया गया। 1920 में जंग अज़ीम अव्वल के बाद आपके वालिदैन आपको इस्फहान के एक शहर में उसके एक मुकामी स्कूल में दाखिल करवाना चाहते थे, लेकिन आप जो है वो इराक में चले गए, नजफ़ में, और वहाँ तक आपने 1 साल तक अपनी तालीम हासिल की। 1 साल तालीम हासिल करने के बाद आपके एक उस्ताद का तबादला इराक से ईरान में हो गया, लिहाजा 1 साल तालीम हासिल करने के बाद आप वापस ईरान में आ गए और यहाँ पर आपने अपनी तालीम को जारी रखा। आपको इसी दौरान फ़ारसी और शायरी में दिलचस्पी हुई और आप एक बहुत अच्छे फ़िलोसोफर और कुतुब निगार भी थे। आपने बहुत सी किताबें भी लिखी। आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और पढ़ाना शुरू कर दिया। 1929 में तेहरान के एक मजहबी रहनुमा की बेटी खुतीजा से आपकी शादी हुई। आपके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई। 2 बच्चे बचपन में वफात पा गए जबकि 5 बच्चे आपके बाकी रहे। 2 बेटे और 3 बेटियां इसमें शामिल हैं। नाज़रीन, आपने 30 साल तक अपने मुल्क में जदोजहद की और 30 साल के बाद आप एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर के तौर पर उभर कर सामने आए और लोग आपको जानना शुरू हो गए कि इमाम खुमैनी भी कोई चीज़ है। जैसे कि हमारे यहाँ पर मौलाना तारिक जमील को हर कोई शख्स जानता है, चाहे वो किसी भी फिरके का क्यों ना हो। हर बंदा मौलाना तारिक जमील की रिस्पेक्ट भी करता है और उनको जानते भी हैं। इसी तरह 30 साल की जदोजहद करने के बाद इमाम खुमैनी ईरान के सबसे बड़े मजहबी स्कॉलर के तौर पर उभर कर सामने आए। 1961 में आपने बाकायदा अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करना शुरू कर दिया। और आगाज़ क्या, इससे मुराद ये कि आपने शहरान की पॉलिसीज़ के खिलाफ खुलकर बात करते थे। 1963 में शहरान ने एक मंसूबा तैयार किया जिसको हम वाइट रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। वाइट रेवोल्यूशन बेसिकली है क्या था? वाइट रेवोल्यूशन के अंदर सबसे पहली जो चीज़ थी कि औरतों पर पर्दा ख़त्म करना। सेकंड चीज़ ये कि बच्चों को जो है वो दूसरी तालीमें पढ़ाई जाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, लेकिन उसको जो है पर्शियन के अलावा इंग्लिश में पढ़ाया जाए। दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी जंगलात थे और सरकारी ज़मीनों को अपनी तहवील में लेना। और चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ ये थी और जिसके खिलाफ तमाम मजहबी रहनुमा जो है वो खिलाफ हो गए, वो ये कि उस वक़्त जो अमेरिका के फ़ौजी ईरान में मौजूद थे उनके ऊपर जो है वो ईरानी कानून को लागू ना होने देना था। मिसाल के तौर पे कि अमेरिका के फौजी जो चाहे वो करें, किसी भी ईरानी अदालत में उनका मुकदमा नहीं चल सकेगा। उनका जो मुकदमा चलेगा वो खुसूसी तौर पर अमेरिका की बनाई की अदालत पर चलेगा। अब जाहिर है इमाम खुमैनी ने इसकी मुखालफत की क्योंकि इससे मुराद ये था कि अमेरिका जो मर्जी करें उन पर कोई दबाव नहीं है। ईरान के शहर कुम में आपने तमाम सीनियर मजहबी रहनुमाओं को बुलाया और शहरान की इस पॉलिसी के खिलाफ उनको राजी किया। जितने भी बड़े मजहबी रहनुमा थे उन सब ने अपने अपने हामियों को, अपने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आप इस मंसूबे के खिलाफ, वाइट रेवोल्यूशन के खिलाफ एहतजाज करें। लिहाजा पूरे ईरान में एहतजाज होना शुरू हो गए। तो शाह ईरान को 22 जनवरी 1963 में इन्होंने इस 22 दिनों के बाद इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया
और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसके बाद इमाम खुमैनी जो है उनका एक पूरे मुल्क में नाम बन गया था। 3 जून 1963 में अशूरा के दिन, मतलब 10 मुहर्रम के दिन, आपने जो है वो शहरान के खिलाफ एक बयान दिया। एक मदरसे में खिताब के दौरान आपने उसको यजीदी कहा, और मुख्तसर ये कि आपने उसको ये कहा कि अगर शहरान ने अपना तर्ज अमल और अपने तौर तरीके तब्दील ना किए तो आवाम उसको जला वतन कर देंगे। ठीक 2 दिन बाद 5 जून 1963 में आपको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसी दौरान पूरे मुल्क में एहतजाज होना शुरू हो गए, क्योंकि नाज़रीन मजहबी, हमारे माशरे में मजहबी असर रसूख बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मजहबी तौर पर लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। इसी लिहाज से पूरे मुल्क में एहतजाज होना शुरू हो गए और 400 से ज़ायद लोग इसमें मारे गए। शहरान को इमाम खुमैनी को छोड़ना पड़ा और 6 माह बाद आपको रिहा कर दिया गया। अब जैसे ही आपको रिहाई मिली तो आपको वजीर आजम ने अपने पास बुलाया और शहरान से माफ़ी मांगने का कहा। वजीर आजम ने आपको कत्ल करने की धमकी दी और मारने की धमकी दी। तो जब ये बात इमाम खुमैनी के कारकुनानों को पता लगी तो इस वाक़ये के ठीक 2 हफ्ते बाद वज़ीर आज़म पार्लियामेंट जा रहे थे कि उनकी ऊपर कातिलाना हमला हुआ और उनको मार दिया गया। अब जाहिर है इसका इल्ज़ाम सीधा सीधा इमाम खुमैनी के हामियों पर लगा, इमाम खुमैनी की पार्टी पर लगा और इमाम खुमैनी के 6 कारकुनान को जो है फांसी दे दी गई और आपको जो है वो जला वतन कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर आपको तुर्की के शहर बुर्सा में भेजा गया। आपने 1 साल तक वहाँ पर क़याम किया और इसी दौरान आपने इराकी हुकूमत से अपने जो है वो रवाबित इस्तवार किए और आपको इराक के शहर नजफ में रहने की इजाज़त मिल गई। लिहाजा आप तुर्की से इराक आ गए और 13 साल तक आप वहाँ पर जला वतनी की ज़िंदगी काटते रहे। टोटल वैसे 14 साल हो गए। अब जब इसी दौरान आप जो है वो शहरान की पॉलिसी के खिलाफ खुलकर बोलते थे, आप पे कोई पाबंदी नहीं थी। आप जो है अपने कारकुनान को समझाते थे कि किस तरह किस हिकमे अमली से आगे बढ़ना है। तो शहरान ने तंग आकर उस वक़्त के हुक्मरान जो इराक में थे सद्दाम हुसैन, उनसे रब्ता किया और उनको इस बात पर राज़ी किया कि वो खुमैनी को अपने मुल्क से निकाल दें। लिहाजा सद्दाम हुसैन ने इमाम खुमैनी को अपने मुल्क से निकाल दिया और फ्रांस में भेज दिया। 1 साल तक आपने जो है वो फ्रांस में क़याम किया। 17 जून 1979 में शहरान ने हुकूमत जो है अपने वज़ीर आज़म को दे दी। 1 जनवरी 1979 को इमाम खुमैनी फ्रांस से अपने मुल्क ईरान पहुंचे, जहां पर कम पेश बाग मुखरी कहते हैं 60 लाख, बास कहते हैं 70 लाख और बास कहते हैं 1 करोड़ लोगों ने एयरपोर्ट पर आपका इस्तकबाल किया और आपने एक मुख्तसर सा खिताब किया जिसमें आपने उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो कि शहरान बन चुके थे उनकी हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया और आपने कहा कि हम एक नई हुकूमत बनाएंगे। लिहाजा इसी साल 30 और 31 मार्च 2 दिनों में पूरे मुल्क में रेफरेंडम हुआ और जिससे ये बात क्लियर होगी कि अब इस मुल्क में आमरीत नहीं रहेगी और ईरान का नया नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान रखा गया और आप जो है इमाम खुमैनी वो पहले सुप्रीम लीडर करार पाए और बलाखिर 1980 में जो है वो आप पहले सुप्रीम लीडर बन गए और अपने मुल्क के सरबराह बन गए। नाज़रीन, जब भी एक मजहबी रहनुमा एक मुल्क का सरबराह बनता है तो जाहिर है वो अपने मुल्क में इस्लामी कानून को नाफिज करने की कोशिश करेगा और अपने मज़हब के तौर तरीके जो है वो राइज करने की कोशिश करेगा। इमाम खुमैनी ने भी ऐसा ही किया। इमाम खुमैनी ने औरतों पर पर्दा लाजमी करार दे दिया और ये बात सच है कि आज भी अगर आप शियाओं को देखें ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो पर्दा लाजमी करते हैं। आपने अपने मुल्क में तमाम तर इस्लामी कानून नाफिज कर दिया, सज़ाओं से लेकर जज़ाओं तक हर एक चीज़ वो इस्लाम के मुताबिक थी। नमाज पाबंदी से करवा दी, रोज़े, ज़कात, हज, हर चीज़ पाबंदी से होना शुरू हो गई और ये सब इमाम खुमैनी की वजह से हुआ। वो लोग जो एक सेकुलर सोच रखते थे ईरानी, वो लोग मुकम्मल तौर पे एक मजहबी कौम बन गए। अब जाहिर है जब रेवोल्यूशन किसी भी जगह पे आता है तो वो फैलता है। सऊदी अरब और दूसरे आमिराना मुल्कों में लोगों ने बगावत करना शुरू कर दी कि यार हम भी रेफरेंडम चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, आमरीत ना हो। अब इस चीज़ को दबाने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों ने भी और इसके साथ साथ जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने सद्दाम हुसैन को वलगराया कि यार आप जो है वो ईरान पर हमला कर दें। लिहाजा सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया और उससे बहुत से इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। नाज़रीन, ये बात मैं सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी में आपको बता चुका हूँ कि इस जंग में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 6 साल तक जंग रही, 9 लाख ईरानी, 3 लाख इराकी मारे गए, बॉर्डर्स वही रहे, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ और
रिजल्ट जीरो। बस शिया सुन्नी इख्तलाफात को बढ़ाया गया। दुश्मन हमारे वो हमें सुकून से देखते रहे कि कैसे हम एक दूसरे को मार रहे हैं। और ये बात सच है। आज भी अगर हम इमाम खुमैनी का किसी एक मजहबी स्कॉलर से, कोई छोटे मोटा जो मजहबी स्कॉलर होगा, उससे पूछे ना कि इमाम खुमैनी कौन है, तो वो आपको एक दज्जाल से कम तो बताएगा नहीं कि वो एक दज्जाल था। इस दौर में शिया सुन्नी इख्तलाफात को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला और पूरी दुनिया में इसी 10 सालों में कत्ल व गारत अकॉर्डिंग टू फिरका वारिस ज्यादा हुई। आप अपने मुल्क पे कमोपेश 10 साल आपने अपने मुल्क पे हुकूमत की। 20 मई 1989 में इमाम खुमैनी की तबीयत खराब होती है और उनको अस्पताल लेके जाया जाता है, जहां पर वो 3 जून 1989 में वफात पा जाते हैं और कमोपेश 20 लाख लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की होती है। नाज़रीन, ये था एक शिया इस्लामिक रेवोल्यूशन जो इमाम खुमैनी ने अपने मुल्क में बर्पा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सुन्नी इस्लामिक रेवोल्यूशन जो कि मुल्ला उमर करते हैं अपने मुल्क में लेकर आते हैं, उनकी ज़िंदगी पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।